साल 2019 की बात है। अक्टूबर का महीना था, जब रेत की गर्मी दिन में झुलसाती है और रातें वीरान हो जाती है। मैं राजू यादव उत्तर प्रदेश के बलिया जिले का रहने वाला हूँ। पिछले 15 सालों से ट्रक चला रहा हूँ। राजस्थान की सड़कों से लेकर मणिपुर के घाटों तक मैंने हर मोड़ हर कोना पार किया है, लेकिन एक रात जो मैंने भानगढ़ के पास देखा, उसका जिक्र आज तक किसी से नहीं किया है। दोस्तों, उस दिन मैं अलवर से अजमेर की ओर भारी लोहा और मशीनरी लेकर निकला था। ट्रक में कुल 30 टन माल लदा हुआ था। मेरे साथ था अमन, एक 19 साल का नया क्लीनर। नया था मगर ईमानदार था, हर चीज़ सीखने की कोशिश करता रहता था। हमने अलवर से निकलते वक्त चाय की दुकान पर नाश्ता किया। वही पास की एक आवाज़ ने पहले चेतावनी दी, भाई साहब, रात के बाद भानगढ़ की तरफ मत जाना, जो गया है वो कभी लौट कर नहीं आया है। मैं ये बात सुनकर हंसा, पर अमन थोड़ा डरा, लेकिन मैं हमेशा से अंधविश्वास को मजाक समझता रहता था। फिर हम रात के करीब 8:30 बजे हम हाईवे से थोड़ा हटकर छोटा रास्ता पकड़ने लगे। ये रास्ता भानगढ़ किले के पास से होकर अजमेर की ओर जाता था। मैं भी पहले कभी उधर से नहीं गया था, लेकिन रास्ता लगभग 40 किलोमीटर छोटा था और ट्रक ड्राइवरों के लिए डीजल और समय दोनों का महत्व होता है। हमने गूगल मैप ऑन किया और ट्रक मोड़ दिया। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, सड़क और भी सुनसान होती गई। कोई लाइट नहीं, कोई ट्रैफिक नहीं, सिर्फ रेत के धूल भरे झोंके और सड़कों के किनारे ऊंचे बबूल के पेड़, जो अंधेरों में इंसानी आकृतियों जैसे दिख रहे थे। मैंने ध्यान से देखा। रात के सन्नाटे में दूर कहीं कोई स्त्री खड़ी दिखी, सफ़ेद साड़ी पहने। हम जैसे ही उसके पास पहुँचे, वो गायब हो गई। मैंने यह देखकर ब्रेक मार लिया। क्या हुआ भैया? अमन ने घबराकर पूछा। मैंने सिर झटक कर कहा, कुछ नहीं, बस आंखें धोखा दे रही होंगी। पर मैं अंदर से जानता था ये कोई धोखा नहीं था। फिर हम जैसे ही भानगढ़ किले के बाहरी हिस्से से गुजरे, ट्रक के रेडियो में से एक तेज कान फाड़ देने वाली चीख निकली। रेडियो जो पिछले 3 महीनों से खराब पड़ा था, अचानक चालू हो गया। उस चीख के बाद एक औरत की हंसी, बिल्कुल वीरान और ठंडी। अमन ने डरकर रेडियो बंद किया। मैंने कुछ नहीं कहा। हम दोनों चुप थे। रास्तों की हर हलचल, हर झोंका अब असहज लग रहा था। फिर अचानक ट्रक की हेडलाइट में एक बच्ची दिखाई दी, सड़क के बिल्कुल बीचों बीच में, सिर झुका हुआ, कंधे से टूटे बाल और हाथ में एक लाल रंग की गुड़िया। मैंने झट से स्टीयरिंग मोड़ दिया और ट्रक को साइड में ले गया, लेकिन जैसे ही देखा वहाँ कुछ नहीं था। अमन बोला, भैया मैं कसम खाता हूँ वो बच्ची थी। अमन काँप रहा था। फिर मैंने हिम्मत करके चुपचाप ट्रक को सड़क पर चलाया, लेकिन अब मुझे भी लगने लगा था हम किसी आम जगह नहीं हैं। अब हमारा ट्रक धीरे धीरे पुरानी टूटी फूटी सड़क पर था, जो भानगढ़ किले के ठीक पीछे निकलती थी। अचानक अमन ने मेरी ओर देखा। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। अमन ने कहा, भैया शीशे में देखो, ट्रक की छत पर कोई है। मैंने धीरे से रियर मिरर में देखा और जो देखा, मेरी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी लहर दौड़ गई। एक स्त्री की आकृति उल्टा झुकी हुई, उसके बाल नीचे लटक रहे थे और उसकी गर्दन धीरे धीरे दाएं से बाएं हिल रही थी, जैसे किसी अजगर ने किसी शरीर को जकड़ लिया हो। उसकी आंखें लाल थी और पीठ से सफ़ेद धुआं उठ रहा था। मैंने झट से ब्रेक मारा। ट्रक रुका। मैं और अमन फौरन केबिन से कूदे। ट्रक अब भी चालू था, मगर उसमें कोई नहीं था। भैया ये सब क्या हो रहा है? अमन लगभग रोने लगा। मैंने भी खुद को संभाला। कोई नहीं, चलो कहीं रुकते हैं, सुबह तक आराम करते हैं। लेकिन जैसे ही मुड़ने लगे, ट्रक की लाइट अपने आप जल गई और उस रोशनी में उस स्त्री की आकृति अब हमारे सामने खड़ी थी। सफ़ेद साड़ी, लहराते बाल और उसकी आंखों से खून बह रहा था। उसने धीरे से कहा, तुमने मेरा रास्ता पार किया है, अब वापसी नहीं होगी। हम दोनों वापस ट्रक में चढ़े। मैंने गाड़ी वापस मोड़ने की कोशिश की, लेकिन ट्रक का स्टीयरिंग लॉक हो गया था। इंजन तेज गड़गड़ाने लगा, जैसे कोई और उस पर काबू पा चुका हो। अचानक अमन भी चीखा, भैया ट्रक में पीछे कोई बैठा है। मैंने पीछे मुड़कर देखा। पिछली सीट पर वही स्त्री बैठी थी। उस स्त्री का मुंह आधा जला हुआ था, बालों में सांप लिपटे हुए थे और वो बुदबुदा रही थी। भानगढ़ के नियमों को तोड़ने वालों को सजा मिलती है। फिर ट्रक की खिड़की अपने आप बंद होने लगी, दरवाजा लॉक, एयर कंडीशन चालू, ठंडी हवा और उस औरत की तड़ान भरी सांसें। मैंने आंखें बंद की
और जो बचपन में माँ ने सिखाई थी वो हनुमान चालीसा जोर जोर से पढ़ने लगा। अमन भी कांपते हुए बुदबुदा रहा था, हनुमान जी बचा लो हनुमान जी। फिर धीरे धीरे सब कुछ शांत हो गया। ट्रक बंद, हवा स्थिर और वो औरत गायब। हमने किसी तरह ट्रक को फिर से चालू किया और पेट्रोल पंप पर रुके। वहाँ गार्ड ने कहा, किस्मत वाले हो जो जिंदा आ गए। इस रास्ते से 20 सालों में कोई नहीं गुजरा। ये भानगढ़ का किला है बेटा, यहाँ की आत्माएं सिर्फ डराती नहीं, साथ में ले भी जाती है। जो हमने पहली रात देखा वो डर था, पर जो अगली रात हुआ वो मौत थी। रात के 2 बजे का वक्त रहा होगा। हम पेट्रोल पंप पर रुके हुए थे। गार्ड की बातों के बाद अमन एक कोने में दुबक कर बैठा था कांपते हुए, और मैं खामोशी से ट्रक के बोनेट पर बैठ सिगरेट फूंक रहा था, मगर हाथ अब भी कांप रहे थे। पिछले 15 सालों की ड्राइविंग में ऐसी हालत कभी नहीं हुई थी। आंखों में नींद नहीं थी, दिल में सुकून नहीं था और दिमाग में उस औरत की लालक। कुछ देर बाद अमन ने कांपती आवाज में कहा, भैया अब वापिस चलते हैं, वो रास्ता नहीं पकड़ते। मैंने उसकी ओर देखा, उसकी आंखें लाल थी और चेहरा उतरा हुआ। मैंने बोला, अरे सुबह तो होने दे, उजाला होने पर कुछ नहीं होता, हम ये रास्ता छोड़कर हाईवे से निकल लेंगे। मैंने उसे दिलासा देने की कोशिश की, लेकिन दिल तो मेरा भी धड़क रहा था। उस स्त्री की आंखें, चेहरा, उसकी आवाज़, सब कुछ मेरे कानों और आंखों में चुभ रहा था। हमने वहाँ थोड़ा आराम किया, मगर ठीक सुबह 4 बजे कुछ ऐसा हुआ जिसने हमारी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। पेट्रोल पंप की बत्तियाँ अचानक गुल हो गई। गार्ड जो गेट पर था चीखते हुए अंदर भागा, छाया आ गई, भूतनी फिर से आई है, यहाँ से भागो। हम दोनों चौंक गए, ट्रक की ओर दौड़े, लेकिन ट्रक अपने आप चालू हो गया। इंजन गरगराने लगा, हेडलाइट अपने आप जली और हॉर्न तेज तेज बजने लगा। मैंने ट्रक के दरवाजे की ओर बढ़कर उसे खोला, लेकिन अब अंदर कुछ और था। सीट पर बैठा था एक आदमी, अर्ध जला शरीर, गले में लोहे की चेन लिपटी हुई। उसने मेरी तरफ देखा और बुदबुदाया, अब तुम भी यही रहोगे? वो नीचे बुला रही है, वो नीचे बुला रही है। उसकी आंखें काली थी और उसके गले से खून टपक रहा था। मैं चीख पड़ा, पीछे अमन भी बेहोश हो गया। मैंने हिम्मत करके जैसे तैसे ट्रक के बोनट के नीचे की वायरिंग खींचकर इंजन बंद किया। सब कुछ शांत हो गया और गार्ड अब तो कोने में छुपा था और धीरे धीरे पास आया। उसने कहा, आपने कुछ देख लिया है, अब आपसे पीछा नहीं छोड़ेगी। जिसे वो एक बार देख लेती है उसे वापस बुलाती है, और जब तक वो उसकी पुकार पर वापस नहीं आता वह नींदों में घुसती है, सांसों में उतरती है। कौन है वो? मैंने कांपती आवाज में पूछा। उसका नाम कोई नहीं लेता, लेकिन कहते हैं वो भानगढ़ की रानी थी, जिसकी आत्मा अधूरी रही, जिसने धोखा खाया, और अब वो हर राहगीर को रोकती है। कोई उसकी बात माने तो छूट सकता है, नहीं माने तो उसके साथ जाती है। मैं कुछ समझ नहीं पाया। डर, भ्रम, थकावट सब मिलकर सर पर हथौड़ी की तरह बज रहे थे। गार्ड ने कहा, आपके पास आज की रात है, या तो वापस जाओ या उसकी बात सुनो, या फिर जिंदगी भर भागते रहो और फिर मर जाओ। ने अमन को उठाया, उसे पानी पिलाया और अंदर ट्रक में लिटा दिया। सुबह का उजाला होने लगा था, मगर मेरे अंदर अंधेरा घना होता जा रहा था। अगले दिन हम किसी तरह अजमेर पहुंचे और माल उतारा, मगर ट्रक अब शांत नहीं रहता था। हर रात इंजन अपने आप स्टार्ट होने लगता, ट्रक का हॉर्न बजता और अंदर से हंसी सुनाई देती। कभी कभी पीछे रखी चादरों पर किसी के पैरों के निशान दिखाई देते। एक बार अमन ने कहा, उसने नींद में एक औरत को ट्रक के सामने खड़ा देखा जो उसे अपने पास बुला रही थी। अमन की हालत धीरे धीरे बिगड़ने लगी थी। खून की उल्टियाँ, डर के मारे सोते हुए चीखना और आधी रात को जाकर चिल्लाना, वो आ गए भैया, वो आ गई, अंदर आ गई। मैंने ट्रक एक ढाबे पर रोका। वहाँ एक बुजुर्ग बाबा बैठे थे जो अक्सर ड्राइवरों को ताबीज भेजते थे। मैंने जो हमारे साथ हुआ उन्हें सब बताया। बाबा ने चुपचाप मेरी बात सुनी, फिर धीरे से बोले, जो आत्मा अधूरी मरती है वो मुकाम पूरा करने लौटती है, और अगर किसी ने उसका रास्ता काट दिया हो तो वो उसकी ज़िंदगी में वो सब कुछ छीन लेती है जो उसे कभी मिला ही नहीं था। तुम्हें वापस जाना होगा। मैंने पूछा, कहाँ? भानगढ़। उस जगह उसका पहला शिकार मारा गया था। वहाँ जाकर अगर तुमने उसकी कहानी पूरी नहीं की तो अगली बार तो अगली बार ट्रक नहीं उसकी डोली आएगी तुम्हें लेने। मैंने उनकी आंखों में झांका। झूठ नहीं था, मगर अंदर एक दहशत थी। अमन अब बीमार हो चुका था, उसका शरीर कांपता रहता। डॉक्टर भी कुछ समझ नहीं पा रहे थे। शरीर पर चोटें उभरती जो दिखती ऐसे जैसे किसी ने नाखूनों से खरोच डाली हो। एक रात मैंने उसे चुपचाप बैठा देखा ट्रक के अंदर, अपनी आंखें खोले हुए मगर जुबान बंद। उसकी आंखें सीधी सीट के सामने देख रही थी। मैंने पूछा, क्या देख रहे हो अमन? उसने एक शब्द नहीं बोला, बस धीमे से बुदबुदाया, वो कह रही है, अब तुझे ही आना होगा राजू भैया, नहीं तो मैं तुझे ले जाऊंगी। उसकी आंखों में खून उतर आया। मैंने कसम खा ली, अब इस कहानी का अंत मैं ही करूंगा।
अगली रात मैंने ट्रक मोड़ा उसी रास्ते पर, उसी सड़क पर, भानगढ़ के उसी अंधेरे मोड़ की तरफ। मैं अकेला था, सड़क वीरान, बबूल के पेड़ अब और बड़े लग रहे थे, चुप्पी गहरी थी। मेरे कानों में सिर्फ इंजन की गड़गड़ाहट और अपने दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। जैसे ही भानगढ़ की दीवार आई, हवा बदल गई, ट्रक की लाइटें झपकने लगी और तभी वो दिखी। वो फिर से सड़क के बीचों बीच खड़ी थी, सफेद साड़ी में, बाल बिखरे हुए, और इस बार उसके होंठ हिल रहे थे। मैंने ट्रक रोका, वो मेरे पास आई और बुदबुदाई, अब तुझे समझ में आया ना कि रास्ता छोटा नहीं, खून से लथपथ था। मेरी आंखें ये देखकर फटी की फटी रह गई। उसका चेहरा अब आधा जल चुका था, आंखों में आंसू नहीं, काला लावा बह रहा था। उसने कहा, तू नहीं आया होता तो मैं अमन को ले जाती, लेकिन अब तू आया है और मैं अपना काम पूरा करूंगी। ट्रक की लाइटें बंद हो गई, दरवाजे अपने आप लॉक हो गए, सीट बेल्ट खुद ब खुद लिपट गई और उसने केबिन में घुसते हुए कहा, चलो, जहाँ से कहानी शुरू हुई थी अब वहीं पर खत्म होगी। कभी सोचा नहीं था कि ट्रक की स्टीयरिंग पकड़ते पकड़ते एक दिन मौत की गर्दन थाम लूंगा। यह शायद वो रात मेरे जीवन की आखिरी सामान्य रात थी। उस दिन के बाद मैं वो राजू नहीं रहा, माल ले जाकर डिलीवरी करता था। मैं एक ऐसा आदमी बन गया जिसे कोई समझ नहीं पाया और जिसने कुछ ऐसा देखा जिसे कोई देखना नहीं चाहता। ट्रक अब भानगढ़ के उस वीरान मोड़ पर खड़ा था। मेरी सांसें तेज थी, दिल की धड़कन जैसे कानों में बज रही थी। केबिन में गुप्त अंधेरा, न कोई लाइट, न कोई आवाज, पर उसकी उपस्थिति वो हर कोने में थी। उसने जैसे ही केबिन में कदम रखा, ठंडी हवा अंदर भर गई, मेरी उंगलियां जाम होने लगी। मैंने हिलने की कोशिश की, मगर मेरी रीढ़ की हड्डी जम चुकी थी। उस औरत की आंखें अब बिल्कुल पास थी, एकदम सामने। उसकी आंखों में कुछ था, डर से भी गहरा, नफरत से भी कड़वा, जैसे वर्षों से दबा हो। उसकी आंखों में कुछ था, डर से भी गहरा, नफरत से भी कड़वा, जैसे वर्षों से दबा एक इंतजार। उसने धीरे से कहा, अब तू सुन और सब कुछ जान। अचानक एक झोंका आया और मेरा सिर खुद ब खुद पीछे धंस गया। सामने की खिड़की पर धुंध से चित्र बनने लगे, जैसे कोई अपने हाथ से कहानी बना रहा हो। मैंने जो देखा वो मेरी कल्पना से भी परे था। कई 100 साल पहले भानगढ़ एक फलता फूलता राज्य था। उसकी रानी रतनप्रिया बेहद सुंदर और समझदार थी, मगर राज्य के बाहर एक तांत्रिक रहता था, सेनवीर। वो रतनप्रिया को पाना चाहता था। उसने तंत्र मंत्र से उसे वश में करने की कोशिश की, लेकिन रतनप्रिया ने उसे पहचान लिया और राज्य के सैनिकों से उसे मरवा दिया। ते वक्त सेनवीर ने श्राप दिया, तेरे प्रेम की आत्मा को कभी चैन नहीं मिलेगा जब तक वो खुद खून की नदियों में न डूबे। आपने असर किया। रानी का पूरा परिवार धीरे धीरे मौत का शिकार बन गया और रानी ने खुद को महल के तहखाने में बंद कर लिया, जहां उसने खुद को आग लगाकर जला डाला। लेकिन उसकी आत्मा आजाद नहीं हुई, वो वहीं रह गई, भानगढ़ की दीवारों में, हवाओं में और उन रास्तों में जो किले की छाया में आते हो। मैं यह सुनकर पसीने से तरबतर हो गया था। मैंने कांपते हुए पूछा, तो तू रतनप्रिया है? वो मुस्कुराई, मगर उस मुस्कान में कोई शांति नहीं थी। मैं वही हूँ, लेकिन अब मैं वो नहीं रही जो मैं थी। फिर तुम मुझसे क्या चाहती है? मैंने लगभग चिल्लाकर पूछा। उसने कहा, मैं उस आत्मा को पकड़ती हूँ जो मेरी कहानी बिना सुने यहाँ से गुजरती है। मैं बस ये चाहती हूँ कि कोई मेरी अधूरी कहानी को सुने, उसे समझे और मेरे मुक्ति के लिए वो करे जो कोई नहीं कर सका। मैंने सांस खींची और कहा, तो तू बताना क्या चाहती है? वो पलट गई और मेरी आंखों के सामने एक और दृश्य बनने लगा। भानगढ़ के किले के पीछे एक गुप्त सुरंग थी। उस सुरंग में रानी रतनप्रिया ने अपनी आखिरी सांसें ली थी। वहीं पर उसने अपनी राख छिपा दी थी और साथ ही वो ताबीज जिसे तांत्रिक सेनवीर ने उस पर असर करने के लिए बनाया था। उस ताबीज को तोड़ना ही शायद उसकी आत्मा को आज़ादी दे सकता था, लेकिन ये आसान नहीं था क्योंकि सुरंग अब पूरी तरह बंद थी। रानी ने कहा, तू अगर वहां जाकर मेरी राख और उस ताबीज को अग्नि दे सका तो मैं मुक्त हो जाऊंगी और तुझे छोड़ दूंगी। मैंने एक पल सोचा, और अगर न किया? उसकी आंखें लाल हो गई। उसने बोला, तो तू और तेरा साथी सदा के लिए मेरे शिकार बनोगे। मेरे सामने कोई और रास्ता नहीं था। मैंने ट्रक स्टार्ट किया और भानगढ़ किले के पिछवाड़े की ओर बढ़ा। रास्ता अब डर नहीं, एक मिशन की तरह लग रहा था। किले के उस हिस्से में प्रवेश करना गैर कानूनी था, मगर मैंने दीवार के टूटे फूटे हिस्से से ट्रक भीतर घुसा दिया। अंदर पूरा किला सन्नाटे में डूबा था। रेत उड़ रही थी, दूर कई उल्लू की आवाज और बीच बीच में वही स्त्री की धीमी धीमी हंसी। फिर मैंने ट्रक पार्क किया और फ्लैश लाइट लेकर नीचे मैंने कदम रखे तो जमीन कांपी, जैसे आत्माएं पहचान रही हो कि कोई उनका पीछा करने आ गया हो। फिर अचानक ट्रक का हॉर्न जोर से बजा। पीछे देखा, अमन ट्रक में बैठा था। अरे तू यहाँ कैसे आया? मैंने चौंक कर पूछा। उसने कहा, भैया मैं नहीं आया हूँ, किसी ने बुलाया है। उसकी आंखों में वही लालावत थी और उसकी आवाज़ अब उसकी नहीं लग रही थी। तू उसे लाया? मैंने पूछा। उसने सिर झुकाया और धीरे से कहा, मैं अब उसका हिस्सा हूँ। मैं समझ गया, अब मुझे जल्दी करनी होगी। मैं सुरंग की ओर दौड़ा। पत्थरों के पीछे एक टूटी हुई जगह से अंदर घुसा।
अंदर गुप्त अंधेरा था, मगर जैसे ही मैं अंदर पहुंचा हवा भारी हो गई। दीवारों पर खून से चित्र बने थे। रानी की अंतिम चीखें उस जगह अभी बसी हुई थी। वहां कोने में एक राख की छोटी सी ढेरी और एक लोहे का पुराना ताबीज रखा था। ने अपने कांपते हाथों से ताबीज उठाया। उसे हाथ में लेते ही जैसे जमीन कांपने लगी, छत से धूल झड़ने लगी, दीवारें चीखने लगी। मैंने अपने बैग से माचिस निकाली और राख पर गंगाजल छिड़क कर ताबीज को जलाया। जैसे ही आग बढ़ी, एक तेज चीख गूंजी, आजादी। पूरा किला दर्रा उठा, आग तेज हो गई और उसमें आकृति बनकर ऊपर आसमान की ओर उठ गई। रानी रतनप्रिया अब जल रही थी, साथ ही साथ एक सुकून भरी मुस्कान के साथ कह रही थी, मैं जा रही हूँ, तेरा शुक्रिया। ये पल सब कुछ शांत हो गया। मैं बाहर निकला। अमन ट्रक में बेसुध पड़ा था। मैंने उसे गोदी में उठाया। उसकी आंखें अब साफ थी, कोई लालिमा नहीं, कोई डर नहीं। सुबह का सूरज निकला, ट्रक फिर से हाईवे पर था। अमन धीरे धीरे ठीक हो रहा था। मैंने मिरर में देखा, कुछ दूरी पर एक स्त्री खड़ी थी, अब मुस्कुराती हुई, जो धीरे धीरे धुंध में गायब होती जा रही थी। वो अब कभी नहीं लौटेगी, लेकिन उसके दर्द की कहानी मेरी जिंदगी में हमेशा रहेगी। और मैं कभी भी उस रास्ते से नहीं गुजरूंगा, क्योंकि मौत भले ही चली गई हो, पर उसकी परछाई अब भी वहीं बैठी है। कहानी समाप्त। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना।